हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, तो मैंने जैसा कि बताया था कि लास्ट लेक्चर में कि हम जो है बीच का अभी छोड़ रहे हैं, कहने का मीन्स छोड़ नहीं रहे हैं कि मैं पहले ये वाला लेक्चर ले लेती हूँ। कहने का मीन्स है कि लास्ट जो हमारा सेक्शन है कंडक्टिविटी ओम्स लॉ से रिलेटेड, वो सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद कुछ पढ़ने का कोई मैटर नहीं है, वो सिर्फ अलग से टॉपिक है। ओम्स लॉ आप समझेंगे जो कि आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिजिक्स में। ठीक है, वो उसी से रिलेटेड सारा कुछ है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड यानी ओम्स लॉ से रिलेटेड है, तो वो कोई मतलब और किसी टॉपिक से उसका नहीं है। तो हम लास्ट वाला सेक्शन अपना पहले क्लियर कर लेंगे। ठीक है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो सारा क्लियर कर लेंगे, फिर हम फर्दर मूव करेंगे वही जहाँ पे हम मैकेनिज्म हम कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद हम वो सब करेंगे, फैराडेज लॉ, न्यूमेरिकल्स, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। और क्या होगा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है वो हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है आपने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ। और ये किस चीज़ के लिए पढ़ा था, ये आपने कंडक्टर के लिए पढ़ा था। तो कंडक्टर ही के लिए है, क्योंकि कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने देता है अपने अंदर से। ठीक है, तो वो कंडक्टर आपने कौन सा पढ़ा, जैसे कि वायर हो गया, ये सब में जो कंडक्टर्स है उसमें कैसे करंट फ्लो करता है, तो वो क्या होता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ कहता है वी वोल्टेज अक्रॉस, यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा क्या है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, across the conductor is directly proportional to the current flowing through it। ठीक, इट यानी कंडक्टर, उसी के अंदर। तो ये और फिर किससे लिखा जाता है, अब इसका जो डायरेक्ट जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसको हटाएंगे तो क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि हमारे पास ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस होता है हमारा कोई एक ऐसा ऑब्स्टेकल, ठीक है, कोई बाधा जिसको कहते हैं, ठीक है, रुकावट, ओपोजिशन, ये होता है रेजिस्टेंस। इसको लिखिए ओपोजिशन, ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हो गई। अब मेन इसी के बारे में आगे हमें फर्दर बढ़ना है, आपने पढ़ा भी हुआ है, ये सब पढ़ा हुआ चीज़ है जो अभी थोड़ी देर तक वही चलेगा। ठीक है क्यों, क्योंकि उसी को हम देखते हुए इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का भी वोल्टेज होगा, करंट होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो सब चीज़ें हम कंडक्टर का इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें आगे किसका करना है, सॉल्यूशन का करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी पढ़ने के लिए हमें ये सब क्लियर करना होगा। रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि कोई रुकावट यानी करंट को रोकने के लिए कौन होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है,
अब रेजिस्टेंस जो है वो आपने पढ़ा था किस पे डिपेंड करता है, L/A। यहाँ जो है कंडक्टर के लिए आपने पढ़ा था, मेटेलिक कंडक्टर जिसको मैं कह सकती हूँ, मेटेलिक कंडक्टर के लिए लेंथ होता है ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये होता है ना, और ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, यही होता है। तो क्या, जैसे वायर है, वायर इस तरह का था, ऐसे ही ना था, तो ये वायर पूरा, अब इतना बड़ा वायर नहीं बनाऊंगी, इतना थोड़ा सा कट ले लिया मैंने। तो मान लीजिए जितना बड़ा भी वायर लगा हो उसका लेंथ ले लेंगे, तो इतना बड़ा है तो इतना ले लिया। फिर अब जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तो ये कैसा था, सर्कुलर, तो सर्कुलर कैसा होता है, एरिया है तो πr², यही होता है ना सर्कल का। तो इस तरह से लेते थे। तो अब इसके बाद जो है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो क्या हो जाता है, R इज इक्वल टू ρL/A। ये क्या होता, ये मेन फॉर्मूला था जिससे आपने कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया होगा शायद, ठीक है, ये हो गया। तो R ρLA, R भी पता है, L भी पता है, A भी पता है, ये क्या है, ये भी, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ही है। जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमेशा लगता है, वही है ये, लेकिन नहीं, इसका भी कुछ नाम है, प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लेकिन इसको जो है पढ़ते हैं रो से, जैसे ABCDEFG पढ़ते हैं, वैसे ही इसका एक ये लेटर को पढ़ते हैं हम RHO, रो, ठीक है, जिसको कि बोलते हैं हम, रो को क्या बोला जाता है, इसको भी डिफाइन करेंगे हम, इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या आप कह सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं कहना है तो आप कहिए रेजिस्टिविटी, ज़्यादा ये इसी नाम से फेमस है, रेजिस्टिविटी। इतना क्लियर हो गया। अब जो है ये इसका अगर आप फॉर्मूला देखें, इसका यानी कि रो का अगर मैं फॉर्मूला देखूं कैसे बनेगा, R इज इक्वल टू ρL/A। ये रो P जैसा नहीं होता है, ऐसा होता है, थोड़ा सा P से ऐसे घुमा हुआ, ठीक है। तो अगर रो का फॉर्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा, RA/L, ये होगा रो, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो आपको ये बन जाएगा RA/L, ठीक है। इतना तक क्लियर है। देखिए फिर से एक बार देखते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है कि वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब V इज इक्वल टू IR, R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट कंडक्टर, ठीक है, इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पे पास करेगा उसी के रास्ते में आएगा कौन, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये हो गए बात क्लियर। अब ये रेजिस्टेंस के बारे में भी हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये मेटेलिक कंडक्टर है और डिपेंड करता है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, यानी कि इस पे डायरेक्टली, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस उतना कम होगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो हमें मिला कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो कि रो है, RHO, रोना नहीं है, रो है यहाँ पे RHO। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी, दो नाम है इसके।
अब अगर इसी पे हम अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, इसी से हम अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना दें तो क्या हो जाएगा, RA/L। खत्म बात। ये हो गई यहाँ तक की बात क्लियर। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये सब था हमारा पूरा मेटेलिक कंडक्टर का, जो कि हमने फुल्ली रिवीजन किया है, फिजिक्स का रिवीजन, ठीक है। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या है ना। इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है इसके बारे में हमें तो भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ना है। तो अब यहाँ तो L और R नहीं, L और A अलग था, जो कि हमें पता है। यहाँ A और L अलग होगा, यही मुझे बताना है। अगर आपको इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, क्योंकि बेहतर ये होगा कि नोट्स में ये रहे, ये रहेगा तभी इसके आगे फर्दर आप इलेक्ट्रोलाइट का A एंड L डिफाइन करेंगे। दैट इज कैपिटल A जो कि था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका था, लेकिन अब क्या होगा ये वो मैं बताऊंगी। L स्मॉल l वो क्या है, जो पहले था वो अलग था, अब जो है वो क्या होगा वो बताऊंगी मैं। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट्स में लिख सकते हैं, पूरा नोट करिए इसको, उसके बाद ही आप इलेक्ट्रोलाइट का बताइएगा A एंड L। तो अब आप लोग क्या हेडिंग डालेंगे, A एंड L। वो सारा नोट करने के बाद आपको क्या करना है, A एंड स्मॉल l फॉर, वो था मेटेलिक कंडक्टर के लिए, अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देखिए इससे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है। तो देखिए कुछ कुछ पॉइंट है वो हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा आता है मेटेलिक कंडक्टर, ठीक। कुछ कुछ मेन पॉइंट्स देख लीजिए। मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। और एक है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। दो तरह का कंडक्टर है, एक मेटेलिक कंडक्टर जो वायर वगैरह हमने देखा और जो हम देखते आ रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि सॉल्यूशन है ना। तो आप ये देखिए कि पहला एक पॉइंट आप ये देखिए, मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है, यानी कि कंडक्शन होता है। कंडक्शन होना मीन्स क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना, ठीक है। तो जो कंडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, कंडक्शन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तभी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है ना। तो कंडक्शन इसमें किसकी वजह से हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें किसकी वजह से हो रहा है, अब इतना तो देख लिया हमने, इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वगैरह मैंने ये सब बता दिया, तो उसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, तो वो किसकी वजह से कर रहा है, यहाँ कंडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, आपको क्लियर होना चाहिए बाकी लेक्चर्स से। कंडक्शन ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी, ये भी आप नोट करिएगा। मोबिलिटी, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे था एक चीज इलेक्ट्रॉन, यहाँ है आयंस, ठीक है। आप जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो मैंने बताया है ना कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब हम पढ़ेंगे, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, वो करता है कन्वर्ट केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से आयंस, जो आपको पता है केमिकल रिएक्शन क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर,
तो वो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल डिकम्पोजिशन है ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना, बताया था मैंने। स्पॉन्टेनियसली क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में फॉर्म कर जाते हैं, आयनाइजेशन जो है हो जाता है। आयनाइजेशन होने की वजह से आयंस जो हैं फॉर्म होते हैं, जिसको कि एक अनायन फॉर्म होता है, कटायन, एक एक ही नहीं होता, बहुत सारा होता है, अनायन कटायन। तो अनायन कटायन जो हैं वो सब इधर उधर भागते हैं अपने आप को डिस्चार्ज करने के लिए, या कुछ भी इधर उधर मोबिलिटी होती है। मोबिलिटी होने की वजह से, यानी इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, उनके वजह से करंट फ्लो होता है, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और फिर हमारा यहाँ पे क्या होता है? मोबिलिटी ऑफ आयंस होते हैं। वो देखेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। मैं इतना बता देती हूँ कि मोबिलिटी ऑफ आयंस की वजह से यहाँ कंडक्शन होता है। ठीक, तो ये हो गया। फिर आपको और क्या पता होना चाहिए इसके अंदर? ये क्लियर, जो मेन चीज़ है वो मैं क्लियर करना चाह रही थी। ठीक है, अब जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता था, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता था ना, वो किसकी वजह से होता था? आपको पता है रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा था, है ना? तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। कैसे रेजिस्टेंस किसकी वजह से हो रहा था? यहाँ पे रेजिस्टेंस हो रहा था, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अकेला इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता है, एटम के अंदर प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन। हमने अपने लास्ट यूनिट में पढ़ा है ना, यूनिट नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, उसके अंदर हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन अकेला तो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर से निकलता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। मान लीजिए ये एटम है, ये एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये गायब हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, इसके अंदर और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आप इसको रेडिकल कह सकते हैं, रेडिकल नहीं, सॉरी, रेडिकल नहीं कहेंगे, वो एक टर्म होता है यहाँ पे, ठीक है ना, रेडिकल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ से जब ये निकल जाते हैं, रेडिकल्स तो दूसरी चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं तो वो एक ना ऐसा खाली सा कुछ फॉर्म करते हैं, है ना, तो उसको वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। भाई नेगेटिव चार्ज निकल गया, पॉजिटिव चार्ज बच गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बच गया। तो यही सब, ये इसकी वजह से जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जैसे इसमें से निकला, फिर और एटम होंगे, फिर उससे निकला, फिर और एटम होंगे, उससे निकला और एटम होंगे, उससे निकला, निकलते 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 इलेक्ट्रॉन तो बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छे से फ्लो करेगा। हमें तो भैया इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए हमको तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की ज़रूरत है, तो इलेक्ट्रॉन तो बनते जाएंगे निकल के, लेकिन उसके साथ जो है ये भी बचेंगे, ये जो पार्ट है ये भी बचेगा, ठीक है, ये पार्ट ही हमारा क्रिएट कर सकता है रेजिस्टेंस। समझ गए आप? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ये था मेटेलिक कंडक्टर के अंदर। इसके अंदर मोबिलिटी ऑफ आयंस हो रहा है, कंडक्शन, इसकी वजह से। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है, अब समझा रही हूँ तो डिटेल में समझिए इसको। यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लीजिए NaCl है ना, NaCl है। अब ये इसके अंदर ये तो जाना चाहेगा, हाँ भैया डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है, डिसोशिएट हो करके ये चला जाएगा अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के तरफ, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ भागने लगेंगे, दोनों के दोनों जाएंगे। पर भाई ऐसा भी तो होगा कि ये भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में बहुत, आप ये देखिए कि हम लोग फ्यूज्ड ही या मोल्टेन ही स्टेट क्यों लेते हैं इनका, क्योंकि इनके बीच आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड तो होता ही होता है, लेकिन इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो अपोजिट चार्जेस के बीच में रहता है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। ये क्या रहता है? बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो क्या होगा भाई कि मोबिलिटी होने से ये चीज़ रोक सकती है ना वहाँ पे।
वहाँ पे मोबिलिटी मीन्स क्या होता है, मूवमेंट होता है। आयंस का मूव होने से, यानी कि ये जो इधर भागेगा वो उधर इलेक्ट्रोड पे भागेगा, तो उसमें जो है इन दोनों के बीच में ही अगर फोर्स रह गया, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है वहाँ पे। अब इसी में अलग बात है कि हम वाटर ऐड करेंगे, एक्वा सॉल्यूशन अगर बना देंगे, तो वाटर ऐड करने से ये होता है, बिकॉज देखिए वाटर के पास हाईएस्ट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक। अब ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे वो क्या होता है उसमें नहीं जाएंगे। ये जो वाटर है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वीक कर देता है, वीक कर देगा, ये काम करता है। तो वो वीक कर देगा तो वो वहाँ पे रेजिस्टेंस हम ख़त्म कर सकते हैं। तो बात आई समझ में। और भी चीज़ें हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि अब डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट तो हो गया, फिर आपको सॉल्यूट का भी होता है कुछ, जैसे कि बहुत सारे आयंस हो गए, Cl माइनस Na+, तो उनकी वजह से भी क्या होता है ना, हाँ ज़्यादा अगर वाटर का ही है, ज़्यादा वाटर ऐड हो गया, अब ज़्यादा वाटर की वजह से बहुत सारे आयंस इसी के बन जाएंगे कि इसको रोकने लगेंगे, ठीक है, इसको रोकने लगेंगे, तो जब रुक जाएगा तो रेजिस्टेंस वहाँ पे बन गया। वो क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, एक रुकावट है करंट के लिए, ठीक है, करंट के रास्ते में रुकावट, करंट के रास्ते में रुकावट यहाँ पता चल गया हमें क्या है। यहाँ मोबिलिटी ऑफ आयंस की वजह से करंट पैदा हो रहा है, करंट हो रहा है, तो भाई जब मोबिलिटी ही नहीं होगी, रुकावट पैदा होगी मोबिलिटी में, तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा। बात कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है सारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, इसको याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत तरह से हो सकता है, यहाँ भी आपको समझ में आ गया, बस समझाना था मुझे ये रेजिस्टेंस किसकी वजह से था, ठीक है। तो वो आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द सॉल्वेंट रिएक्शन इंटरैक्शन, सॉल्वेंट, यहाँ आपको सॉल्यूट में हो सकता है, सॉल्यूट के ही बहुत सारे आयंस हो जाएंगे जो घेर लेंगे आपस में, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो मैंने ये भी बताया था आप लोगों को किसी लेक्चर में कि ज़रूरी नहीं है परफेक्ट होता है, बिल्कुल पूरी तरह से सारे आयंस बन के अपना अपना काम करते हैं। कुछ ऐसे भी रहते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट मीन्स रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, समझ गए। तो इसको नोट करना है या फिर नोट करने की कोई चीज़ नहीं है, अगर नोट करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए। ये मुझे समझाना था कि मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है, इसमें कंडक्शन होता है तो क्या होता है, इसमें कंडक्शन होता है तो क्या होता है। अब देखिए टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है। इसमें जो है टेम्परेचर अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, तो क्या होता था, रेजिस्टेंस क्या होता था, द इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस द कंडक्शन। इसके अंदर टेम्परेचर का इंक्रीज अगर हुआ, थर्ड पॉइंट है ये, टेम्परेचर अगर मान लीजिए मैंने इसमें बढ़ाया, टेम्परेचर मैंने इसमें बढ़ाया, तो हमारा जो कंडक्शन है, कंडक्शन डिक्रीज कर जाएगा मेटेलिक में। क्योंकि रेजिस्टेंस जब हमने पढ़ा था ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, तो भाई ये ना टेम्परेचर पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स टेम्परेचर बढ़ाइएगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्शन घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने में दिक्कत होगी तो कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा तो कंडक्शन कंडक्शन घटा। इसमें क्या है, इसमें आप अगर टेम्परेचर दीजिएगा तो आपका कंडक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इन सब का जो इंटरैक्शन है, इन सब के अंदर जो इंटरैक्शन की वजह से रेजिस्टेंस पैदा हो रहा था वो सब कम होने लगता है,
ठीक है, तेज़ी से भागने लगते हैं सब। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें फ़र्क पड़ता है, इसमें क्या होता है भाई, कंडक्शन कम हो जाता है। इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते हम, उसमें बढ़ा सकते हैं। हो गई बात ख़त्म, यहाँ पे क्लियर हो गई सारी बात। अब अपने वही टॉपिक पे आ जाते हैं, ए एंड एल फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ए और एल। समझ में आ गई ये बात, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मेटेलिक कंडक्टर में बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना हमारे पास। यहाँ पे याद करिए क्या क्या होता है। अब आ जाइए वापस आ जाइए, अपने मेटेलिक कंडक्टर को छोड़ दीजिए, अब वापस आ जाइए इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है, एक ये इलेक्ट्रोड एक ये इलेक्ट्रोड, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा। ठीक, और इन दोनों इलेक्ट्रोड का कुछ एरिया होगा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, दोनों का ही होगा एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। एंड द डिफरेंस नहीं, लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। तो डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो चीज़ें हो गई। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डिफरेंस, उसको कहते हैं स्मॉल एल, और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स को कहते हैं कैपिटल ए। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में हमने देखा था इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स के दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस यानी कि कुछ डिस्टेंस होगा, उसको हमने स्मॉल एल कहा। और ए जो कहा वो कहा है हमने एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें नहीं एक ही चीज़ है यहाँ पर। मान लीजिए एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिफरेंट है, ठीक, इलेक्ट्रोड मान लीजिए ना, अगर दिया होता है ऐसा, तो इलेक्ट्रोड्स का एरिया डिफरेंट हो, तो आप क्या करिएगा, कॉमन एरिया लीजिएगा, टेक कॉमन एरिया। समझे? नहीं समझे तो देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए एक है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल ले रही हूँ, नापने नहीं लगेगा कि इतना ही छोटा होता है या इतना बड़ा होता है इलेक्ट्रोड, नहीं। तो एक 8 है एक 10 है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 2, जो कॉमन है वो 8 हो सकता है इन दोनों में, यानी कि आप एरिया लेंगे 8, ठीक है। ये हो गई बात खत्म। अब ए और एल तो समझ आ गया क्या होता है भाई इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर, कंडक्टर के अंदर। अब जो है इसी से एक चीज आती है निकल के, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट एक टर्म आता है, जब हम ये पढ़ ही रहे हैं तो हम ये भी कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो भी हम पढ़ लें, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगी। सेल कांस्टेंट क्या होता है, रेशियो ऑफ, क्या होता है ये देख रहे हैं, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स और डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये होता है L बाई ए, क्या होता है L बाई ए। तो L तो आपको पता ही है, A पता है, तो सेल कांस्टेंट इसका रेशियो होता है लेंथ और एरिया का। हो गई बात ये भी क्लियर।
अब इसका यूनिट अगर आप देखें तो यूनिट आप निकाल सकते हैं यहाँ से, मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर इनवर्स। अब देखिए, अब यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा कुछ नहीं रहता, ये ऐसा ही यूनिट हो सकती है, ठीक है, ये ऐसा ही यूनिट होगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोड की बात देखें तो ये इतना बड़ा बड़ा भी नहीं होता है, इसके छोटे ही छोटे कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े भी कंटेनर्स नहीं होते हैं, तो इतना बड़ा इसमें नहीं होता है यूज़। तो लेंथ जो है हमारा सेंटीमीटर में लेते हैं। ये तो आपको हो गया ऐसा यूनिट, ठीक है। लेकिन जब हमारा जो यूज़ है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे ना, तो सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स, यूनिट हो गया इसका, है ना, CGS में, वो MKS में जो कि SI यूनिट है। हो गया ये भी। आप देखिए A और L अब हमें पता चल गया, तो अब हमने ओम्स लॉ में कहाँ तक के मैंने बताया था कि रो का अगर हम देखें, रो क्या था, RA/L, है ना, यही था रो। क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, या इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, है ना। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अगर आप देखें रो इज इक्वल टू RA/L, तो यहाँ भी यही रहेगा, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं इसका, यानी कि अब ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इन दोनों के बीच का, यानी कि ये L और ये A, दोनों को हम 1 मान लीजिए, 1 सेंटीमीटर इसका लेंथ हुआ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया, ठीक है। व्हेन यहाँ पे लिखेंगे व्हेन L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर and A is equal to 1 centimeter square, then specific resistance will be equal to resistance। बात आई समझ? ये रो ही है, मैं उसको ऐसे लिख रही थी, ऐसे, तो ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी जिसको कहते हैं रो, वो इक्वल हो जाएगा रेजिस्टेंस के। कब होगा, जब लेंथ ऑफ द, यानी लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। क्लियर? ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि जब L 1 सेंटीमीटर और A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस, ठीक। ये हो गया। अब आप ये भी देखिए ना, L और A ये क्या है, आप ये देखिए तो ये क्यूब की तरह नहीं आ रहा है, क्यूब की तरह नहीं हो रहा है, ये क्यूब बना रहा है। चलिए यहाँ क्यूब मत करिए आप यहाँ देखिए A और L का प्रोडक्ट क्या होता है, A एंड L अगर आप प्रोडक्ट ले लें, वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है, यानी कि एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, इसी से अगर हम देखें L 1 सेंटीमीटर, A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब वॉल्यूम है तो क्या होगा, क्यूब, ठीक है। तो इसका यानी कि अब सॉल्यूशन में से, यानी कि सॉल्यूशन में से कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, या आप वॉल्यूम को क्या कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब से अगर आप इसमें करेंगे चेंज 1 ml, है ना,
1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर होता है ना। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वॉल्यूम। तो देखिए उसको मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकती हूँ, और वो क्यूब दिखने में भी है वो अलग है, ठीक है। तो 1 ml का अगर हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि 1 ml सॉल्यूशन जो होता है ना, उसका अगर आप सॉल्यूशन पूरा सॉल्यूशन है उसमें से 1 ml अगर ले रहे हैं आप, तो उसमें क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इक्वल होगा रेजिस्टेंस के, कह सकते हैं ना। यहाँ पे ये वॉल्यूम ही तो है। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है, तो ये वॉल्यूम आप कहिए या फिर अलग अलग कहिए, L इज इक्वल टू ये, A इज इक्वल टू ये। वॉल्यूम इसलिए लिया है कि आगे अभी काम वही आएगा, 1 ml सॉल्यूशन को ही मानते हुए चलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं आप, द रेजिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। आप हेडिंग डालिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे सेल कांस्टेंट वाला मैं मिटा रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्या, रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए रेजिस्टिविटी, मैं एक ही नाम लेके चल रही हूँ, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वही है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड as the resistance offered to, यानी कि देखिए किससे हो रहा है ये, रेजिस्टिविटी इक्वल है रेजिस्टिविटी डिफाइन हो रहा है किससे, रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट, यही इलेक्ट्रोलाइट जिसका हम रेजिस्टिविटी डिफाइन कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट present in the 1 ml of solution, ठीक है। नहीं समझ आया, देखिए यहाँ ये क्या है, ये हमारा इतना ही है ना, लेंथ इसके बीच का L, यानी यहाँ तक के, वो दिखने में ऐसे 3D में देखिएगा तो, ठीक है। 3D में आप देख सकते हैं कैसे, देखिए ये है ना, इस तरह से इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ठीक है। दोनों के बीच का क्या 1 हमने लिया है, 1 सेंटीमीटर बस रहेगा, 1 सेंटीमीटर, और 1 ही सेंटीमीटर इसका एरिया, यानी छोटा सा होना चाहिए एरिया। तो यानी पूरा सॉल्यूशन है, लेकिन उसमें से मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर का है और ये 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का अगर है, क्या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया इसका है इलेक्ट्रोड का, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया इसका है। तो दोनों को अगर हम रखेंगे 1 सेंटीमीटर की ही दूरी पे, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, एक छोटा सा क्यूब तो बन ही जाएगा। आपको इमेजिन आपने कर ही लिया होगा कि वो बन जाएगा छोटा सा क्यूब, और वो पूरे सॉल्यूशन में बस इतना सा होगा। तो वो इतना सा सॉल्यूशन 1 ml के इक्वल हुआ ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर
सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml वहाँ पे, तो इतना सा हुआ, यानी पूरे सॉल्यूशन को नहीं ले रहे हैं, यानी कि पूरे सॉल्यूशन में से 1 ml अगर आप पूरे इलेक्ट्रोलाइट में से 1 ml इलेक्ट्रोलाइट निकालते हैं, उसके अंदर जितने आयंस होंगे, जितने भी आयंस उसके अंदर होंगे, उसी का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा रेजिस्टिविटी। बात आ गई समझ में? यानी कि पूरे सॉल्यूशन में से 1 ml हम उठाएंगे, 1 ml के अंदर क्या है, लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसी छोटे से इतने ही बड़े क्यूब में, क्यूब ही ना बन जाएगा, बताया अभी मैंने, क्यूब में ही, या आप वो कहेंगे 1 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जितने आयंस उस वक्त प्रेजेंट होंगे, उसका जो रेजिस्टेंस होगा ना, उनके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा वही हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो अच्छी बात है, ठीक है, समझ में आ गई है बात। यानी कि जितने भी आयंस अभी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ये है ना क्यूब, जैसे 1 ml का है ये, 1 ml का या 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब है, तो इसके अंदर जितने भी आयंस होंगे, जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 2 है, 3 है, 1 है, किसी में होगा ही नहीं, तो वो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहा है वही होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बस वही होना ही है रेजिस्टेंस नहीं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। हो गया क्लियर? तो देखिए आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, ये पूरा आपने समझ लिया अच्छे से, ठीक है, रेजिस्टिविटी तक के इतना आप रिवीजन करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने आगे का करेंगे, यानी कि कंडक्टिविटी को करेंगे इसी तरह से। जब आपने रेजिस्टिविटी पढ़ ली है तो अब हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी, ठीक है, यानी कि जैसे रेजिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट है, एन कर लीजिए, एन इलेक्ट्रोलाइट, तो वैसे ही हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ तक समझ आ गया तो वैसे ही बस कंडक्टिविटी भी है, ठीक है, ओके। तो उसी के बाद हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट, इसी का यूनिट भी देखना है, बस हो गई बात खत्म, यहीं तक खत्म, हमारा लास्ट वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम बीच में आ जाएंगे, फिर हम जल्दी क्लियर कर लेंगे उसको, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।